हसन जुम्बलात की गिरफ्तारी अबू अहमद के लिए किसी नेमत से कम न थी। ऐसा अक्सर होता था। उनका एक गिरफ्तार होने वाला साथी अपने पहले से गिरफ्तार शुदा साथी को चंद दिनों या चंद घंटों की अजियत से बचाने के लिए अपने किसी भी जुर्म में आजादी में उसका नाम ले दिया करता। उसके साथ ही इसराइली इंटेलिजेंस के लोग हरकत में आते और उसके साथी को ज़िबा खाने में ले आया करते ताकि दोनों की तफ्तीश इकट्ठी करके मतलूबा नताइज हासिल कर लें। हसन जुम्बलात के साथ मिलकर अबू अहमद ने इसराइली फौजियों को नाको चने चबवाए थे और हसन कोई मामूली मुजरिम नहीं था। जाने कितने सब्र आजमा मराहिल से गुजरने के बाद उन लोगों ने उसे गिरफ्तार किया था। हसन जुम्बलात को इल्म था कि उसका दोस्त गुज़श्ता एक हफ्ते से शमून दरिंदे के कब्जे में है और अब उसके जिस्म को भले चंद दिनों या चंद घंटों के लिए ही सही कुछ मोहलत जरूर दरकार थी। रात ढले तक किसी ने उसे कुछ नहीं कहा था। शायद इस दरमियान शमून उसके साथी हमदान पर अपना सितम आजमा रहा था। अचानक ही रात एक पहर ढलने के बाद जब वो औंधे मुंह लेटा अपने जख्मों की अजियत महसूस कर रहा था, उसने दो फौजियों को अपनी कोठरी की तरफ बढ़ते देखा। अबू अहमद समझ गया कि उसकी बारी फिर आ गई है। वो ज़हनी तौर पर खुद को आने वाले हालात से निमटने के लिए तैयार करने लगा। एक सिपाही ने कोठरी का दरवाजा खोलते हुए कहा, उठो उठो। दूसरे सिपाही ने गालियां बकते हुए उसकी पसलियों पर अपने बूट की ठोकर मारी और उसे खड़ा होने का हुक्म दिया। सब्रो रजा का पैकर, फलस्तीन का सपूत अपने कदमों पर उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथों को पीछे की समत हथकड़ी लगाकर कस दिया गया। आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसके दोनों बाजुओं में हाथ देकर दोनों सिपाही उसे भगाते हुए एक जीप तक लाए और फिर उसे जीप में फेंक दिया। उसे कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन वो अंदाजा कर सकता था कि उनकी मंजिल इस मर्तबा शमून का मकरूह चेहरा नहीं कोई और है। एक घंटे तक जीप तिल अबीब में दौड़ती रही, फिर उसके हाथ खोल दिए गए और उसे जीप से नीचे उतार कर उसकी आंखों से पट्टी भी खोल दी गई। अबू अहमद की आंखें कुछ देखने के काबिल हुई तो उसने खुद को मुसल्ला फौजियों की टोली के दरमियान घिरे हुए पाया। एक लंबे तड़ंगे यहूदी अफसर को उसने अपनी तरफ आते देखा, जिसने अचानक ही टॉर्च की रोशनी उसके मुंह पर डाली। अबू अहमद की आंखें चुंधिया गईं। फौजी अफसर ने अपने साथियों की तरफ देखकर इत्मीनान जाहिर किया और एक मर्तबा फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। एक फौजी ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ घसीटने लगा। करीबन 10 मिनट तक पैदल चलने के बाद अबू अहमद को जहाज के इंजन की मानूस आवाज सुनाई दी। वो किसी फौजी हवाई अड्डे पर मौजूद था और अब उसे एहसास हुआ था कि उसकी मंजिल फिर कोई दूसरा शहर है। शायद कोई नया अकूबत खाना या फिर उसके किसी साथी की तरफ से उसको चंद घंटों या चंद दिनों के लिए शमून के दस्ते खबासत से बचाए रखने की तदबीर। बात कुछ भी रही हो, ये लम्हात गनीमत थे। उसकी आंखों से अब पट्टी उतार दी गई थी और उसे जीप में बिठाकर रनवे के उस सिरे की तरफ ले जाया जा रहा था जहां एक कोने में एक छोटा फौजी जहाज खड़ा था। बंदूक की जद पर उसे जहाज में सवार करवा दिया गया। जहाज में उसकी सीट के गिर्दा गिर्द मुसल्ला इसराइली कमांडोज मौजूद थे। शायद वो यरूशलेम जा रहे थे। अबू अहमद ने जो सोचा वही सच था। उनकी मंजिल यरूशलेम थी। अभी तक किसी सिपाही ने उससे बातचीत नहीं की थी, किसी ने उसे मुखातिब नहीं किया था। वो लोग अरबी की बजाय अपनी जबान इब्रानी में बातचीत कर रहे थे। कभी कभी उनमें से कोई अंग्रेजी का फिक्रा भी बोल देता। आपस में खुशगपियां करते उन्होंने अपने पास पहले से मौजूद शराब की बोतलें खोल ली और ग्लासों का भी तकल्लुफ नहीं किया था। उसकी सीट बेल्ट बांधने के बाद अबू अहमद को सिर्फ ये हिदायत की गई थी कि उसने सीट बेल्ट को हाथ नहीं लगाना और अपनी नजरें भी सामने रखनी है। उनकी सीट वाली खिड़की बंद थी। अगर खुली भी होती तो रात के अंधेरे में वो बाहर क्या देखता। वक्त का एहसास कहीं खो गया था। उसके जिस्म में अभी तक शमून की सुलगाई हुई बरकी लहरें दौड़ रही थीं। भूख और प्यास से वो बेहाल हुआ जाता था, लेकिन उसकी कौमी गैरत ने इन मूजियों से कुछ मांगना गवारा नहीं किया था और चुपका होकर बैठा रहा। जाने कितनी देर तक उसका सफर जारी रहा। जब जहाज ने मशरकी यरूशलेम के उस छोटे से आरजी फौजी हवाई अड्डे पर लैंड किया तो रात बहुत गहरी होने लगी थी। सहरा की वो रात सितारों के बगैर जमीन पर उतरी थी। शायद बादलों ने उसके लिए अब्र रहमत बनना था। शायद कुदरत को उसके सब्र पर रहम आ गया था। जहाज से उतारने के बाद उसकी आंखों पर दोबारा पट्टी बांध दी गई और उसे जीप में बिठाकर वो लोग अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इस मर्तबा उसके हाथों को बांधा नहीं गया था, अलबत्ता उन्हें अपने घुटनों पर रख कर बैठने का हुक्म मिला था। आसमान पहली मर्तबा जोर से धाड़ा तो कमांडर असद ने बेख्तियार आंखें आसमान की तरफ उठा दी। उसने कलमाए शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हवाई अड्डे से फौजी इंटेरोगेशन सेंटर की तरफ आने वाली वाहिद सड़क पर उन्होंने घात लगा रखी थी। जहाज की आवाज से उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जहाज आ गया है।
कमांडर असद ने अपने पास मौजूद वाहिद नाइट विजन आंखों से लगा रखी थी और उसकी आंखें सड़क पर दूर तक दिन के उजाले की तरह देख रही थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसकी मुराद बर आई जब उसे दूर से एक फौजी ट्रक आता दिखाई दिया। अपने साथ मौजूद मुजाहिद के कंधे पर हाथ मारकर उसने मखसूस सिग्नल दिया और उसे नाइट विजन थमा दी। मुजाहिद ने अपनी आंखों से नाइट विजन लगाकर चंद सेकंड बाद उतार दी और वो बिजली किसी फुर्ती से अपनी जगह से गायब हो गया। कमांडर असद के साथियों ने इशारा मिलते ही अपनी पोजीशनें संभाल ली थी। इस्राएली फौजी अपनी फौजी तरबियत के मुताबिक चल रहे थे। आगे मुसल्लह फौजियों का एक ट्रक था जिसके पीछे जीप में उसका ग्रुप कमांडर और उसके साथी अबू अहमद को काबू किए बैठे हुए थे। जंगी तरबियत के मुताबिक दोनों अपने दरमियान में 20-25 गज का फासला रख कर चल रहे थे। जैसे ही ट्रक एक मखसूस मकाम पर पहुंचा, कमांडर असद के हाथ में पकड़े रिमोट कंट्रोल का बटन दब गया। जमीन में दबा बम ट्रक के ऐन दरमियानी हिस्से के नीचे फटा। उसके साथ ही ट्रक के अपने सवारों समेत परखचे उड़ गए। गो के एक ही धमाका काफी था, लेकिन एहतियातन उसने चंद गज आगे दबे दूसरे जमीनी बम का बटन भी दबा दिया। यके बाद दीगरे दो जोरदार धमाकों और अगले ट्रक के उड़ने वाले परखचों ने जीप के ड्राइवर को चंद सानिये के लिए बौखला कर रख दिया। उसका पांव पूरी कुव्वत से ब्रेक पर पड़ा। जीप को जोरदार झटका लगा और इस्राएली फौजियों से पहले उस जीप से बाहर गिरने वाला अबू अहमद था। उसके कानों ने दोनों जोरदार धमाकों की आवाज और अब जीप को लगने वाले झटके से अंदाजा लगा लिया था कि उसके अपने उसकी मदद को आ गए हैं। अपने वजूद में बची कुची तमाम तर तवानाइयों को समेटकर उसने अपनी बाएं समत छलांग लगाई थी। हाथों का खुला होना उसके लिए अतिया खुदाबंदी साबित हुआ। जमीन पर गिरते ही उसने रेत में लौटनियां लगानी शुरू की और लुढ़कता ही चला गया। अपने जिस्म का तवाजुन कायम होते ही उसने सबसे पहले अपनी आंखों से बंधी पट्टी उतार कर फेंकी और वहीं जमीन से चिपक गया। उसके जिस्म की सारी तकलीफ जाने कहां हवा हो गई थी। भूख प्यास का एहसास दम तोड़ गया था। अपने ताक़ुब में उसे जोरदार धमाका सुनाई दिया। ये उस हैंड ग्रेनेड की आवाज थी जो उनके साथियों में से किसी ने जीप पर फेंका था। फिर फायरिंग की आवाजें आने लगी। शायद उसके साथियों और इस्राएली महफूज सिपाहियों के दरमियान ठन गई थी। अबू अहमद को चंद सेकंड बाद ही अपनी पुश्त पर मेहरबान हाथ का दबाव महसूस हुआ। उसने जमीन से शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन मोड़ कर देखा। आंखों से नाइट विजन लगाए बैरूत से आने वाला उनका साथी कमांडर असद उसके पीछे मौजूद था। दोनों एक दूसरे से बगलगिर हो गए। ये खुशी के लम्हात चंद सानियों पर ही मुहित थे। कमांडर असद उसे अपने साथ करीबन घसीटता हुआ दरख्तों के झुंड की तरफ ले जा रहा था, जहां ताजा दम ऊंट उनके मुंतजिर थे। यहाँ पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले पानी की छागल अबू अहमद की तरफ बढ़ाई, जिसने बड़े सब्र से घूंट घूंट पानी हलक से उतारा। फिर जौ की रोटी में लिपटा गोश्त का टुकड़ा उसके हाथ में थमा दिया। अभी उन्होंने अपने सफर का आगाज ही किया था जब अचानक अब्र रहमत जोश में आ गया। उनके बाकी साथी अलग अलग होकर अपनी मंजिल को चले थे। अब दोनों ने इकट्ठे महफूज मकाम तक जाना था, जहां जाने कितने हाथ आसमान की तरफ उठे उनकी सलामती के लिए दुआ गो थे। ये उनकी खुशकिस्मती की इंतहा थी कि बारिश शुरू हो गई, वरना शायद उन्हें 15-20 मिनट की ये मोहलत भी मुयस्सर न आती और अपनी ताकतवर सर्च लाइटों के साथ इस्राएली फौजी हेलीकॉप्टर उनके शिकार को निकल आते। सहरा की बारिश उनके ऊंटों के कदमों के निशानात भी मिटाती जा रही थी। जिस्म में पानी और ग़िज़ा जाने से अबू अहमद को नई जिंदगी का एहसास हुआ। उसकी तवानाइयां आजादी का एहसास होते ही वापस लौटने लगी। बारिश के कतरे उसके जिस्म की दहकती आग पर फाहा रखते चले जा रहे थे। बारिश जारी थी जब वो अपने महफूज ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हो गए। दरियाए उर्दन को किसी महफूज मकाम से उन्होंने उसी रात उबूर कर लिया था। 15-20 रोज तक उसके जिस्म के जख्मों का इलाज होता रहा। उसके जिस्मानी जख्म आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल होते गए, लेकिन रूहानी घाव बढ़ते चले जा रहे थे। उसी कैंप में उसे इल्म हुआ कि शमून ने उसके फरार का इंतकाम उसके साथ ही हमदान से लिया था और उसकी लाश जब हैफा में उसके घर के बाहर फेंकी गई तो उसके बदन की करीबन सारी हड्डियां टूटी हुई थी। उसका चेहरा जलाकर मस्ख कर दिया गया था, लेकिन इतना नहीं कि उसकी शनाख्त न हो पाती। हसन जुम्बलात को इस्राएली फौजियों ने उसी तरह अजियतें दे देकर मार डाला था। वो लोग जानना चाहते थे कि उसने तिल अबीब से अबू अहमद की इत्तला अपने साथियों तक किस तरह पहुंचाई है। हसन जुम्बलात के जिस्म में गोलियां उतार उतार कर वो लोग उसे भी एक रोज फलस्तीनियों की एक बस्ती के बाहर फेंक कर चले गए। अबू अहमद के दिल में शमून के लिए पहले से मौजूद नफरत दो चंद हो गई। उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था
शमून को मौत की गहरी नींद सुलाना। वो तलबी वापस जाकर हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों का इंतकाम उस मूजी को मार कर लेना चाहता था, लेकिन जहां सब कुछ उसकी मर्जी पर मुनसिर नहीं था, वो एक तंजीम से बंधा हुआ था, एक नज्म का पाबंद था और उसकी तंजीम की तरफ से पहली तरजीह उसकी तालीम को दी जा रही थी। उन लोगों को तरबियत याफ्ता इंजीनियर और डॉक्टरों की जरूरत थी और अबू अहमद में एक शानदार इंजीनियर बनने के तमाम जौहर मौजूद थे। एक रोज उसे फलस्तीनियों की उस बस्ती से लंदन के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में मुंतकिल होना पड़ा, जहां उसने इंजीनियरिंग की आला डिग्री के साथ साथ यहाँ की शहरियत भी हासिल कर ली थी। इस दरमियान वो तहरीक आजादी से जुड़ा रहा। फिर उसे मजीद आला तालीम के लिए अमरीका जाना पड़ा, जहाँ उसकी मुलाकात अबू हम्माद से करवाई गई, जो यहाँ मेडिकल की आला तालीम हासिल कर रहा था। ये उसकी जिंदगी का खुशगवार तरीन लम्हा था जब उसे बताया गया कि उन्होंने न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर मोसाद के कसाई और फलस्तीनियों के कातिल शमून को मौत की गहरी नींद सुलाकर अपने दिलो दिमाग पर सालों से पड़ा बोझ उतारना है। शमून की खिदमात मोसाद ने इसराइली वजारत खारजा को सौंप दी थी। वो आजकल अमरीका में मौजूद इसराइली सिफारत खाने में अहम खिदमात सरंजाम दे रहा था। इन खिदमात की नौयत से CIA और FBI से ज्यादा खुद फलस्तीनी आगाह थे। वो जानते थे कि बज़ाहिर तखरीबकारों की गिरफ्तारी में मदद देने के प्रोग्राम की आड़ में शमून दरअसल अमरीका में मौजूद फलस्तीनी तालिब इल्मों के खिलाफ जाली सबूत इकट्ठे करके अमरीकी हुक्काम को गुमराह करने के मिशन पर आया था। उसकी अमरीका में आमद के बाद से फलस्तीनियों की हिमायत में रुस्वा होने वाले दो गैर मुल्की दानिश्वर अब तक अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। इटली के एक स्कॉलर को, जो अपनी यहूदी दुश्मनी के लिए मशहूर थे, एक रोज लॉस एंजलिस में एक तेज रफ्तार कार ने ऐन उस वक्त अपने टायरों तले कुचल दिया जब वो मामूल के मुताबिक घर से सैर करने करीबी पार्क की तरफ जा रहे थे। हैरत की बात तो ये थी कि पुलिस को इस कत्ल का कोई भी ऐनी शाहिद न मिल सका। उन्हें इल्म ही न हो सका कि कार किस समत से आई और प्रोफेसर को मारकर किस तरफ निकल गई। सिर्फ उनकी लाश के पोस्टमार्टम से अंदाजा हुआ कि उन्हें कार के टायरों तले कुचल कर मारा गया है। पुलिस ने उसे इत्तेफाकी हादसा करार दिया था और मारने वाले मगरूर कार सवार की तलाश में नाकामी का एतराफ कर लिया था। दूसरी मौत जर्मनी के एक सिफारतकार की थी, जिसके मुतालिक मोसाद को शक था कि वो फलस्तीनी तहरीक आजादी का मावन है और जर्मनी में उसकी मदद से फलस्तीनियों ने दोस्तों का एक ग्रुप जमा कर लिया है। उस सिफारतकार को जिस पुरस्कार तरीके से मौत की गहरी नींद सुलाया गया था, वो तरीका सिर्फ मोसाद ही अपना सकती थी। एक और जर्मन सिफारतकार न्यूयॉर्क के डाउनटाउन किसी काम के लिए गए थे। जब वो 43 एवेन्यू में वाक़ एक बिल्डिंग की लिफ्ट से बाहर निकले तो चंद कदम आगे चलने के बाद ही गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि दिल के दौरे से उनकी मौत वाक़ हो गई है। फलस्तीनी जानते थे कि ऐसा घिनौना हथियार सिर्फ मोसाद ही अपनाती है। मोसाद के किसी एजेंट ने सिफारतकार के जिस्म में नामहसूस तरीके से वो सिरिंज लिफ्ट में लगा दी होगी, जिसमें मौजूद जहर एक लम्हे के अंदर जिस्म में सरायत कर जाता है और महज 2 या 3 मिनट बाद उस शख्स की मौत वाक़ हो जाती है। कमाल की बात तो ये थी कि इस जहर के शिकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बताया करती थी कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से वाक़ हुई है। दुनिया भर में मौजूद जहरीले मादों का इतना घिनौना इस्तेमाल सिर्फ मोसाद का ही खासा था। मोसाद में मौजूद दहशतगर्दी का मखसूस सेल इंसानी हलाकत के नित नए तरीके जानने के लिए मुसलसल तजर्बात करता रहता। इन तरीकों में ये एहतियात मलहूज़ खातिर रखी जाती कि मरने वाले की मौत बिल्कुल तबई लगे। 5 फलस्तीनी नौजवानों को अब तक शमून जाली सबूतों के साथ अमरीकी जेल खानों में पहुंचा चुका था और इसराइल के बाद अब अमरीका में फलस्तीनियों और उनके हिमायतियों के लिए दहशत की अलामत बनता जा रहा था। अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम अब इसे अपने मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर में मदाखलत जानने लगे थे। खुसूसन जर्मन सिफारतकार की मौत के बाद जब सिफारती महाज पर अमरीका और जर्मनी के दरमियान सर्द जंग का आगाज हुआ तो पेंटागन को इस मामले का सीरियस नोटिस लेना पड़ा। अमरीका और इसराइल के दरमियान ये मुआहिदा किसी सतह पर मौजूद है कि वो एक दूसरे के सिफारतकार को नॉन ग्रेटा पर्सन करार दिए बगैर अंदरूनी खाना ही मामला तय कर लिया करते थे और ऐसा ही हुआ। एक रोज इसराइली वजीर खारजा को अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ये दरखास्त मौसूल हुई कि वाशिंगटन में मौजूद अपने 3rd सेक्रेटरी शमून की खिदमात फिलवक्त किसी और मुल्क को मुंतकिल कर दी जाएं, क्योंकि जर्मनी का दबाव अमरीका पर मुसलसल बढ़ रहा है और इस बात का खतरा है कि कहीं ये मामला प्रेस में न चला जाए। इसराइली वजारत खारजा ने पहले तो हस्बे रिवायत इस बात पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया, फिर शमून को वापस इसराइल बुलाने की बजाय उसका तबादला लंदन में अपने सिफारत खाने में कर दिया। अपने दोस्तों की मदद से फलस्तीनियों की इंटेलिजेंस ने शमून की मसरूफियात पर मुकम्मल नजर रखी हुई थी। वो लोग शमून को अमरीका में किए गए उसके जराइम की सजा अमरीका में ही देना चाहते थे। उन्होंने
बड़ी एहतियात से मंसूबा तैयार किया था और अब अबू अहमद भी ब्रिटिश एयरवेज की उस परवाज के जरिए सफर कर रहा था जिसमें शमून को लंदन जाना था। शमून चुपचाप अपना बैग थामे फर्स्ट क्लास की लाइन में खड़ा हो गया। उसे एहसास ही ना हो सका कि अबू अहमद उसके पीछे खड़ा है। यूं भी वो अबू अहमद को अब शायद कभी ना पहचान पाता, क्योंकि उसने अपना नाम और हुलिया तब्दील कर लिया था और वो बरतानवी शहरियत के साथ लंदन में जिंदगी गुजार रहा था। उसकी तरफ एक नजर देखने या उससे गुफ्तगू करने के बाद भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो अरबी नौजवान है। अबू अहमद ने अपनी बातचीत, चाल ढाल, सब कुछ मगरबी सांचे में ढाल लिया था। एक उसका दिल था जो अभी तक फलस्तीनी था, या फिर उसका ईमान जो सलामत था, इस अज़्म के साथ कि एक रोज इस तवील और थका देने वाली जंग का खात्मा होगा और वो अपने हम वतनों के साथ अपनी आजाद सरजमीन पर सांस लेगा। अबू हमाद ने सिर्फ एक नजर उस तरफ डाली थी। वो दोबारा वापस आया और जब उसने अबू अहमद को शमून के पीछे कतार में लगे देखा तो चुपचाप अपनी उसी जगह वापस चला गया जहां से वो शमून को निशाना बना सकता था। अब काम के खात्मे पर उसने फरार के सारे रास्ते दिल ही दिल में दोहराए और अब वो अबू अहमद और शमून की आमद का मुंतजिर था। अबू अहमद और शमून ने करीबन एक साथ ही सीट नंबर लिया था। अपने बोर्डिंग कार्ड्स हाथों में पकड़े पहले शमून और फिर अबू अहमद लाइन से बाहर निकले। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की हैसियत से उनके साथ अभी से खुसूसी सलूक शुरू हो गया था और एक मुअद्दब खातून ने उनसे फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में शराब नोशी की दरखास्त की थी। शमून ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम का रुख किया, जबकि अबू अहमद ने किसी दोस्त की आमद के पेश नजर वहीं ठहरने को तरजीह दी। खातून बोली, जनाबे वाला, किसी भी खिदमत के लिए हिचकिचाहट महसूस न कीजिए, और ये कहकर वो शमून के साथ आगे बढ़ गई। इस दरमियान बमुश्किल एक दफा शमून की नजरें उससे टकराईं। थोड़ी देर बाद ही जहाज में चेक इन का ऐलान हो गया और उसने शमून को फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम से बाहर निकलते देखा। उसका दिल एक मर्तबा फिर जोर से धड़का और वो शमून का गैर महसूस अंदाज में ताक़ुब करने लगा। फिर कुछ सोचते हुए वो उससे आगे निकल गया। अगली साइफर मशीन पर वो शमून से पहले क्लियर हुआ था और अब बज़ाहिर डिपार्चर लाउंज में सजी दुकानों को देख रहा था। जब शमून क्लियर होकर आ गया तो वो उससे चिपक गया। अब शमून को उसने अपनी हमराही में मौत के मुंह में ले जाना था। हमाद की नजरें ब्रिटिश एयरवेज के मुसाफिरों पर जमी हुई थीं, जो गेट नंबर 22 के सामने रुककर वहां काउंटर पर मौजूद शख्स को अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड दिखाते और आगे बढ़कर जहाज की तरफ जाने वाली सुरंग में दाखिल हो जाते। अचानक ही उसे अबू अहमद की शक्ल दिखाई दी, जिसने अपने आगे जाने वाले यहूदी की निशानदही एक खास अंदाज से करके हम्माद की तरफ देखा था। फिर ये देख कर के हम्माद ने उसका इशारा समझ लिया है, मुतमईन होकर गर्दन झुका ली। हम्माद ने ढलती उम्र लेकिन वहशतनाक चेहरे वाले यहूदी शमून को, जिसने अपने सर पर गोल टोपी जमा रखी थी, देख लिया था। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसकी रगों में बिजलियां कौंधने लगी। उसका हाथ बेख्तियार अपने लंबे कोट की जेब में रिंग गया। ये वही शख्स था जिसने उसे यतीम किया था। शमून ने उसके बाप को तिलबीब में अजियतें दे दे कर मौत के घाट उतारा था। उसकी बहन को बेआबरू करके खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। उसकी माँ को सारी जिंदगी सिसकने के लिए जिंदा छोड़ दिया था। उसने शमून का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसके दिल में इस शख्स के खिलाफ नफरत भी इसके साथ साथ पलकर जवान हुई थी और उसने बहुत छोटी उम्र में अपने बाप की लाश पर कसम खाई थी कि वो शमून को मौका मिलने पर कुत्ते की मौत मारेगा। आज जब हालात ने उसे अपना अहद वफा करने की मोहलत दी थी तो उसे रह रह कर इस बात का अफसोस हो रहा था कि वो शमून को ऐसी मौत क्यों न दे सका जो उसके तसव्वुरात में आज तक पलती रही। वो इस दरिंदे को उसी तरह सिसका सिसका कर मारना चाहता था जिस तरह शमून ने सैकड़ों फलस्तीनियों को मारा था। वो अपने हाथों से उसके वजूद का अंग अंग तोड़कर उसे मरने के लिए तिलबीब की गलियों में फेंकने की आरजू रखता था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी या फिर शमून की खुशकिस्मती कि वो ऐसी अजियतनाक मौत से महफूज रहता। अबू अहमद ने शमून के पीछे इस तरह पोजीशन ले ली थी कि अगर वो भागने की कोशिश भी करे तो भाग न पाए। हम्माद ने कोशिश यही करनी थी कि वो इस मार्के को अकेला ही सर कर दे और किसी भी तरह का शक अबू अहमद पर न होने पाए, लेकिन अगर हालात कोई दूसरा ही रुख इख्तियार कर लें तो फिर बादल नखास्ता अबू अहमद को भी मैदान में उतरना था, क्योंकि उन्होंने इस मूजी का खात्मा बहर सूरत करना था। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।